नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश का मौसम बहुत तेजी से बदल चुका है। गर्मी के बाद अब बारिश भी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब तूफान आने वाला है। मैं बात कर रही हूं सियासी तूफान की, जो इन दिनों राहुल गांधी के कारण मचता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से मोदी सरकार के माथे पर बल गहराता जा रहा है। अभी कल ही लालू प्रसाद जी ने ये ऐलान कर दिया था कि अगस्त में मोदी सरकार गिरने वाली है। उनकी ये भविष्यवाणी इस बात को लेकर की थी। उन्होंने ये बताया, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मोदी सरकार के दिन अब अच्छे नहीं हैं और बहुत ज्यादा दिन तक मोदी सरकार नहीं चल पाएगी। अगले महीने यानी अगस्त में ही उन्होंने मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी तक कर दी। और इसी बात की पुष्टि करते आए संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। इन दोनों नेताओं के इन बयानों से एक अजीब सी हलचल मच गई है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस तूफान का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद भी वो एक पल को बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। संसद में उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, उसके बाद वो पहुंच गए माफ कीजिए जीटीबी नगर में मजदूरों के बीच, उसके बाद वो पहुंच गए लोको पायलट्स के बीच। इस बीच वो हाथरस भी हुआ है, वहां पीड़ितों का हाल लिया। और अभी राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं गुजरात, राजकोट, अहमदाबाद, मतलब राजकोट पीड़ितों से उनको मुलाकात करनी है, मोरबी हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करनी है। और इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं राहुल गांधी को, ये जो वो चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं मोदी सरकार को, बीजेपी को, कि हम आपको गुजरात में भी हराने वाले हैं। जी हाँ, राहुल गांधी इस समय गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अपने बब्बर शेरों को बिल्कुल ये मंत्र दे रहे हैं कि आपको डरना नहीं है, और डरो मत का नारा लेकर ही राहुल गांधी इस समय निकले हुए हैं। खबर ये भी है कि राहुल गांधी जल्द ही यानी परसों शायद 8 जुलाई को वो मणिपुर भी जाने वाले हैं। मणिपुर पहले भी राहुल गांधी जा चुके हैं, मोदी जी अब तक नहीं गए हैं। राहुल गांधी फिर से मणिपुर जा रहे हैं। इन सारी खबरों से ऐसा लग रहा है कि सियासी तूफान आने वाला है। कैसे मोदी मुकाबला करेंगे इस सियासी तूफान का, ये देखने वाला रहेगा। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। पहले उनके भाषण के कुछ हिस्से सुन लेते हैं। कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए। और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात। जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट
अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो ये थे राहुल गांधी, गुजरात में भाषण दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करके राहुल गांधी ने वाकई यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात छेड़ दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने रथ यात्रा की, सोमनाथ से रथ यात्रा निकली, अयोध्या तक पहुंची और इसके बाद बीजेपी केंद्र की सत्ता में उसको आने का मौका मिला। हालांकि अभी वही आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में है, उनको बीजेपी में अब वो सम्मान मोदी जी के रहते नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल ये बीजेपी के अंदरूनी पॉलिटिक्स है कि वो आडवाणी जी के साथ कैसा व्यवहार करे और क्या करे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, गुजरात जाकर उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या का जिक्र करते हुए और वहां बीजेपी की हार का जिक्र किया है, क्या ये जिक्र आने वाले सियासी तूफान की ओर ही इशारा करता है? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय जी। अमरेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमरेंदु जी, अभी हम सुन रहे थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां गुजरात में जाकर, अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले गुजरात में जो कांग्रेस मुख्यालय है, वहां पर जो कांग्रेस भवन है, वहां पर हमले हुए, बजरंग दल के लोगों ने हमले किए, बीजेपी के लोगों ने, बताया जा रहा है। और आज भी जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनका विरोध वहां पर किया गया था। हालांकि पुलिस ने वहां पर व्यवस्था संभाल ली और इधर राहुल गांधी के दिल्ली में भी बंगले के बाहर वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए सुरक्षा को उनको खतरा है। ये सब खतरे इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी जी को साफ साफ घेरा और ये बताया कि आप जिस हिंदुत्व की बात करते हो वो हिंदू धर्म नहीं है। उनके इस बयान से बहुत ज्यादा हलचल मची थी। लोग ये भी सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ नहीं लाना चाहिए था, उनको दूसरे मुद्दों पर ही टिके रहना चाहिए था। बहरहाल राहुल गांधी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन राहुल गांधी का इस समय जो एक रूप हम देख रहे हैं, जिस तरीके की उनकी राजनीति देख रहे हैं, एक कदम आज उनका यूपी में है, दूसरा कदम गुजरात में है, अब मणिपुर जाने वाले, इधर दिल्ली में भी वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और उनकी एक मुलाकात, जैसे अभी जो लोको पायलट से उन्होंने मुलाकात की, तो इस पर अब बीजेपी वीडियो ले आई है कि जिन लोको पायलट से उन्होंने मुलाकात की वो तो असल है ही नहीं, वो बाहर से लाए हुए हैं और राहुल गांधी रील बना रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। 8-8 कैमरामैन को लेकर चल रहे हैं, ये आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। मतलब जो आरोप अब तक मोदी जी पर लगते थे कि आप 8-10 कैमरों के साथ रहते हैं, वही आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है। यानी बीजेपी को ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी की जो नौसिखिया और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाली छवि बनाने से उसका काम नहीं सका, तो अब वो राहुल गांधी पर इस तरह से हमले कर रही है। राहुल गांधी की ये जो सक्रियता है, पॉलिटिकल जिस तरीके से तेवर उनके दिख रहे हैं, इस पे मोदी कैसे परेशान होते नजर आ रहे हैं? और गुजरात में उनका ये जो भाषण हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, गुजरात में राहुल गांधी का जो भाषण हुआ है उसका अगर आप सीधा सीधा संबंध जोड़ें तो जो उनका लोकसभा में भाषण था उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं उन्होंने घोषणा की थी मोदी जी को कहते हुए कि इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराने जा रहा है जी। ये घोषणा उन्होंने की। और फिर यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इन्होंने राम मंदिर का जहाँ इनॉग्रेशन किया और इनका जो प्लॉट था, हमने उसी प्लॉट पे इनको शिकस्त दी है। तो राहुल गांधी ये बताने के लिए अहमदाबाद गए हैं कि मोदी जी, जो एक प्लॉट आपका जो अयोध्या में था जहाँ आपने मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, उस प्लॉट पे हमने आपको शिकस्त दे के वो प्लॉट आपसे छीन लिया है। दूसरा प्लॉट जो मोदी जी का प्लॉट है, जो बीजेपी का नहीं बल्कि मोदी जी का प्लॉट है एक तरीके से कहा जाए, गुजरात जो है, उस प्लॉट को भी हम आपसे छीनने जा रहे हैं, उस प्लॉट पे हम आ गए हैं। ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी आज अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, खासतौर से अयोध्या को लेकर के अपनी बात रखी है, और भी तमाम मसलों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। और जिस तरीके से उनका जो सदन में वक्तव्य था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाया और यहाँ गुजरात में उनके कार्यालय पर हमले हुए और उल्टे गिरफ्तार जो हैं कांग्रेस के ही कार्यकर्ता किए गए।
तो राहुल गांधी वहाँ जाके उन कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे जो गिरफ्तार हुए हैं। तो राहुल गांधी ने एक साथ कई संदेश सुमित्रा जी दिए। एक तो उन्होंने ये दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके, फिर चाहे वो गुजरात हो और फिर चाहे वो दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ये संदेश उन्होंने दे दिया। तो गुजरात जाना और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, ये साफ साफ संदेश है कि कहीं भी अगर कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म होगा तो राहुल गांधी वहाँ साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। यानी डरो मत की बात जो है वो अपने कार्यकर्ताओं तक राहुल गांधी पहुँचा चुके हैं। तो उस डरो मत की एक तरीके से कहा जाए वो बड़े स्तर पे, उस बड़े फलक पे जो है उसकी अभिव्यक्ति नज़र होती हुई आएगी। ये वहाँ से राहुल गांधी ने संदेश दे दिया। दूसरा संदेश ये दे दिया मोदी जी को कि आपके सारे प्लॉट अब हम छीनने की तैयारी कर रहे हैं और अब आप जो है वो अगर आप दिल्ली से हटते हैं तो आपको हम गुजरात वापस जाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश राहुल गांधी शायद देना चाहते हैं और इसीलिए आज गुजरात में जो बात कर रहे हैं वो, और ख़ासतौर से अयोध्या की जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार का जिक्र कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा संदेश जो है वो यही है कि मोदी जी, हमने आपसे अयोध्या का प्लॉट छीन लिया आपका, अब आपका गुजरात का प्लॉट भी हम आपसे छीनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस अब एक बड़ी समस्या बनने जा रही है और बन चुकी है, बनने क्या रही बन चुकी है। तो उसका विस्तार राहुल गांधी अब करेंगे। ये है गुजरात में सुमित्रा जी, कई चुनाव के बाद जो है वो ऐसा पहला अवसर आया है कि जब कांग्रेस जो है वहाँ से एक लोकसभा की सीट जीत करके आई है। वो वही सीट है जहाँ से भैंस मोदी जी ने खोली थी। तो जहाँ से मोदी जी ने भैंस खोली थी वहाँ से मोदी जी की भैंस जो है कांग्रेस ने खोल ली। और यानी शुरुआत जो है वो गुजरात का किला दरकने की भी इस लोकसभा चुनाव से हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का किला दरकने लगा है, मतलब उसमें एक दरार पड़ गई है, वो दरार और बड़ी होती जाएगी। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गुजरात का मोदी जी का किला था उसमें जो एक दरार पैदा की है, उस दरार को और बड़ा करने के लिए राहुल गांधी अब गुजरात गए हैं। वहाँ से ये संदेश दे रहे हैं कि ये दरार बड़ी होती जाएगी और आपका किला जो है गुजरात का वो दरक जाएगा पूरी तरीके से। ये संदेश राहुल गांधी ने वहाँ से कुल मिलाकर के दिया है। तो जो आने वाला सियासी तूफान है सुमित्रा जी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये तूफान कई मोर्चों पे आ रहा है। राहुल गांधी तो एक बड़ा तूफान है ही, और मोदी जी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो इस तूफान का मुकाबला करेंगे कैसे। यानी राहुल गांधी जब लोकसभा के बाहर होते हैं और नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाते हैं, उसके पहले राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रमण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मालूम पड़ता है कि कोई बहुत एग्रेसिव लीडर जो है वो जनता की बात सड़क पे उठा रहा है। और जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी खड़े होते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, जब खड़े होते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी, तो वो काफ़ी ज़्यादा संयमित भी दिखाई देते हैं और बड़े करीने से, बड़े कहा जाए कि सलीके से अपनी बात को वहाँ रखते हैं और जनता के सवालों को वहाँ उठाते हैं। मोदी जी समझ ही नहीं पाए कि उनको लड़ाई असल में किस राहुल गांधी से करनी है, कि राहुल गांधी जो सड़क पर मौजूद है उससे लड़ना है कि जो सदन के अंदर मौजूद है उससे लड़ना है। लेकिन राहुल गांधी सदन में भी लड़ रहे हैं और राहुल गांधी सड़क पे भी लड़ रहे हैं। तो मोदी जी सड़क पे नहीं लड़ सकते और सदन के अंदर भी अब स्थिति नहीं है कि मोदी जी राहुल गांधी से सदन के अंदर भी लड़ पाएँ। तो ये जो नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, ये मोदी जी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बेचैन करने वाली हैं। दूसरी तरफ जो सियासी तूफान उठ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है और ख़ासतौर से एनडीए की जो अंदरूनी राजनीति है उसके अंदर तूफान उठ रहे हैं। और उस तूफान में एक तरीके से कहा जाए, उस तूफान को वेग बढ़ाने का काम जो है वो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो हैं वो बयान दे करके कर रहे हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव का बयान आ गया, आज संजय राउत का भी एक बयान है। तो ये लोग जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये उस तूफान को बढ़ा रहे हैं जिस तूफान के भंवर में भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जाएगी। और उससे बचना भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से है, ये अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रहे सुमित्रा जी। बिल्कुल, तूफान आता है तो मिलिंदु जी बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं या जो बड़े बड़े पेड़ जो अपने वो समझते हैं कि हम हमेशा खड़े रहेंगे, वो भी उनकी जड़ें भी हिलने लगती हैं। और इस समय राहुल गांधी नाम का ये सियासी तूफान जो है वो बीजेपी के ऊपर बिल्कुल संकट की तरह मंडरा रहा है। जिन राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोलकर खूब चिढ़ाने की कोशिश की गई, उन्हीं राहुल गांधी का अब ये कह सकते हैं कि वो ओवर टाइम काम करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल ही आराम करते हुए नहीं दिख रहे। हमने कल ही देखा था वो हाथरस में थे सुबह, उसके बाद दोपहर में वो लोको पायलट्स के बीच में थे, उसके पहले एक दिन पहले वो दिल्ली में थे जहां पर गुरु तेग बहादुर नगर में वो मजदूरों के बीच थे और उनसे वो काम करना सीख रहे थे। ये सारी बातें बता रही हैं राहुल गांधी की कि वो बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं है और मोदी सरकार को वो हर कदम पर, हर मोड़ पर वो आकर चुनौती देते हुए दिखेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो कुछ कहा था गुजरात चुनाव को लेकर
क्योंकि उन्होंने अभी गुजरात चुनाव में टाइम है, 2027 में मेरा ख्याल है गुजरात चुनाव होने, लेकिन राहुल गांधी ने आज गुजरात में भी वही बात कही और लोकसभा में भी उन्होंने एक चैलेंज किया था। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, उसको सुन लेते हैं। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। यहाँ ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से, उन्होंने कांग्रेस नहीं कहा, अपोजिशन और इंडिया गठबंधन की बात कही, क्योंकि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी अब गुजरात में मतलब वहां पर उसकी पकड़ जो है वो बनती जा रही है और राहुल गांधी कहीं भी अब एक वो बिल्कुल अगर नेता प्रतिपक्ष हैं या वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन इस समय जिस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है तो वो उस पर कहीं भी कांग्रेस को हावी करने की कोशिश नहीं करते दिख रहे। मतलब ये कि हम अपनी एक अलग राह लेकर चलें, ऐसा नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं और उनका ये बयान जो था ये काफी मायने रखता था। आज गुजरात में राहुल गांधी ने इसी किस्म का जो बयान दिया उसको भी हम सुन लेते हैं। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। अमरिंदर जी, ये जो राहुल गांधी का ऐलान है, लिख कर ले लो। अब हम तो ये नहीं जानते, अभी चुनाव में वक्त है और जब चुनाव होते हैं तो क्या परिस्थितियां आती हैं, लेकिन गुजरात कांग्रेस जो एक समय में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सीटें कम हुई, हालांकि उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को गेन हुआ था, लेकिन इस बार फिर से उसको नुकसान हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी उसमें कोई जो उसको फायदा मिलना था वो शायद नहीं मिल पाया। इस बीच कांग्रेस के भीतर बहुत सारे नेताओं के इधर से उधर शिफ्ट हो गए, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन इस बार एक कमाल यह हुआ कि कांग्रेस की एक सांसद जो है चुनकर आई और मतलब गुजरात में कांग्रेस का जो लोकसभा में एक जो सूखा था वो खत्म हुआ, ये कह सकते हैं। अब राहुल गांधी का ये जो ऐलान है ये किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और इंडिया गठबंधन में वहां जोश भर सकता है और किस तरह से बीजेपी के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस बीच बीजेपी में भी बहुत सारी चीजें बदली हैं, बीजेपी के भी इक्वेशंस बदले हैं। और यहाँ जब हम ये देखते हैं कि मुकेश अंबानी खुद सोनिया गांधी के घर आते हैं चलकर और उनको शादी का न्योता देते हैं, हालांकि राहुल गांधी से मेरा ख्याल उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जिस समय मुकेश अंबानी वहां पहुंचे थे बताया जा रहा है राहुल गांधी तब मजदूरों के बीच चले गए थे, तो राहुल गांधी वो नहीं गए, अभी हमको नहीं मालूम, क्योंकि अंबानी की शादी को लेकर जो प्री वेडिंग जो कार्यक्रम था उसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ने साफ साफ अपने चुनावी भाषणों में इसकी आलोचना भी की थी कि किस तरह से वहां पैसा बहाया जा रहा है और जामनगर का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल बना दिया गया कुछ दिनों के लिए। अभी भी ये सब जो चल रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी का सोनिया गांधी के घर पहुंचना, यहाँ पर बीजेपी के जो सीटें कम होना, कांग्रेस का सूखा खत्म होना और ये जो राहुल गांधी का ऐलान है, इन सब का विश्लेषण किस तरह से किया जा सकता है? देखिए सर मित्रा जी, राहुल गांधी जो गुजरात में जाकर के बातें कह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि अयोध्या के जरिए वो एक संदेश देना चाह रहे हैं और वो संदेश उन्होंने दिया है और ये बताया है कि अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी का प्लॉट था, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिसकी एक तरीके से कहा जाए वो नींव रखी थी, उस नींव को और उस प्लॉट को राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, इंडिया गठबंधन ने मिलकर के ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का किला अयोध्या का जो इस तरीके से ध्वस्त किया गया, तो उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि जब अयोध्या का किला भारतीय जनता पार्टी का ध्वस्त किया जा सकता है, जिसके ऊपर बुनियाद भारतीय जनता पार्टी की रखी हुई है, जिस आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पे, अब तो कहा जाए कि 5 बार हो गया कि 5 बार पहुंची भारतीय जनता पार्टी, तो उसका किला वो ध्वस्त कर दिया इंडिया गठबंधन ने इस लोकसभा के चुनाव में। तो अब गुजरात का किला जो है वो भी हम इसको ध्वस्त कर देंगे, ये एक साफ साफ संदेश दे रहे हैं। और दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और
कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता यानी पूरे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब सभी जगह एकजुट होकर के लड़े, और उस एकजुटता का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में बुरी तरीके से हार गई। तो ये संदेश देने का मकसद ही ये है कि गुजरात में भी जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं उनके कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़ेंगे और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सत्ता से बाहर करेंगे। ये संदेश राहुल गांधी वहाँ से देना चाहते हैं और ये संदेश उन्होंने दे दिया। और ये संदेश उनका सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, हालांकि वो संबोधित कर रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे कह रहे हैं। लेकिन ये संदेश सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं है, बल्कि ये संदेश जो है वो पूरे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को है कि आने वाले समय में भी सबको एकजुट होकर के लड़ना है और जो भी चुनाव आएंगे उसमें एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जानी है। और जो गुजरात जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला कहा जाता है, हालांकि उसमें दरार पड़ चुकी है, एक सीट लोकसभा में कम हुई है गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की, और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस वहाँ से एक सीट जीत करके आया है। तो उस जो शुरुआत हुई है उसको अब गुजरात के विधानसभा चुनाव तक ले जाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। ये संदेश एक साफ तौर पे राहुल गांधी वहाँ से दे रहे हैं। और ये भी संदेश है समिता जी, एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरियाँ हैं उन पर ध्यान रखा जाए, उनके जो अंतर्विरोध हैं उनको और फलक पे लाया जाए और जनता के बीच अभी से जाकर के काम किया जाए और कार्यकर्ता मजबूत रहें और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। ये भी संदेश एक तरीके से राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि बाबा कह रहे हैं कि हमारे बब्बर शेर जो हैं वो हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारे बब्बर शेर जो है, यानी बब्बर शेर उनका कार्यकर्ता है और बब्बर शेर जो है वो राहुल गांधी उन बब्बर शेरों के साथ खड़े हुए हैं। ये संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं। तो एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश, दूसरा संदेश ये कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे उठा कर के लाने हैं, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा का जवाब अहिंसा से देना है। ये सारी बातें राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साफ बता रहे हैं कि अब गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सत्ता से बाहर करना होना चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए। ये संदेश वहाँ से राहुल गांधी दे रहे हैं समिता जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का संदेश साफ है और इसी संदेश को लेकर हम ये कह सकते हैं कि सियासी तूफान आने वाला है, क्योंकि अभी कल जब राजद का स्थापना दिवस था आरजेडी का, तब लालू प्रसाद जी ने भी जो कुछ कहा और अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, उनका दोहरा संदेश था, एक तो बिहार की सत्ता के लिए और दूसरा केंद्र की सत्ता के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू जी वैसे भी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जल्द गिर जाएगी या कुछ दिनों में, उन्होंने बाकायदा अगस्त का जिक्र कर दिया। अब ये अगस्त आएगा तब पता चलेगा कि असल में क्या होने वाला है। लेकिन अगर लालू प्रसाद जैसा वरिष्ठ नेता अगर कोई बयान देता है तो उसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके पास उनके कार्यकर्ताओं से और जो तमाम स्रोतों से जो खबरें आती हैं उसके बल पर ही वो कोई बयान देते हैं। और इधर संजय राउत ने भी इसी तरह का बयान दिया। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, ये उसको भी सुन लेते हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। यहाँ पर संजय राउत लालू जी की बात का ही समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो मन ही मन अस्वस्थ हैं। ये मन ही मन अस्वस्थ होना क्या है अमरेंदु जी, किस ओर इशारा कर रहे हैं संजय राउत? और जो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में तूफान आया हुआ है, उसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा हम पहले से बना देते तो और हमारी सीटें बढ़ जाती है। अब बिल्कुल राहुल गांधी को न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि अब इस तरह का शायद वो संकेत भी दिया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, अभी हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो बातें वो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, तो क्या राहुल गांधी को ही फिर कोई लीड मतलब उसमें हम भूमिका में आते हुए देख सकते हैं अमरिंदु जी?
देखिए समिता जी, एक तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के नेतृत्व में तूफान चल रहा है, या राहुल गांधी को अगर बना दिया जाता तो उम्मीदवार बना दिया जाता तो और ज़्यादा सीटें बढ़ती। ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से नहीं आई हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है, ये बातें इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से आ रही हैं। मतलब जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी हैं उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं। यानी कि राहुल गांधी को लेकर के एक आम राय इंडिया गठबंधन के अंदर ये बन चुकी है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए समिता जी, जो एक वीडियो लीक किया गया संसद के अंदर से, जो कि संसद टीवी पे नहीं दिखाया गया, और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एंकर और उनकी जो ट्रोल आर्मी है, उनका जो टूल किट है भारतीय जनता पार्टी का, उसने वो वीडियो जारी किया कि राहुल गांधी किस तरीके से अपने सदस्यों को, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनसे कह रहे हैं कि बेल में आ जाओ। आप देखिए उस समय कि अखिलेश यादव किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं और इशारा समझ के अपने लोगों से कहते हैं कि चलो चलो आगे चलो। यानी कि अखिलेश यादव आगे की ही लाइन में बैठे हुए हैं, बीच में अवधेश प्रसाद हैं राहुल गांधी के, उनके बीच में, और राहुल गांधी खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि राहुल गांधी खड़े हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी उठ करके खड़े होते हैं, और फिर वो सारे सदस्य जो है वो गौरव गोगोई नीचे उतरते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर और सदस्य नीचे उतर के बेल में आ जाते हैं। यानी कि अब ये तय हो गया समित्रा जी कि नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के अंदर जो चुनौती दी जानी है, राहुल गांधी उस चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और राहुल गांधी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से नहीं है, उनका चुनाव जो है वो किसने किया है, इंडिया गठबंधन ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन चुना। इंडिया गठबंधन की तरफ से चिट्ठी गई है कि इंडिया गठबंधन ने अपना नेता चुन लिया है और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। तो यानी पूरा इंडिया गठबंधन लोकसभा के अंदर और बाहर भी राहुल गांधी के पीछे एकजुट है। संजय राउत जिस बात को कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर इसी बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में तूफान आया हुआ है। देखिए 4 जून को सरकार बनती है, मतलब परिणाम आते हैं और उसके बाद सरकार बनती है, सब कुछ होता है। 1 महीना लगभग पूरा हो गया सर मित्रा जी, आज 6 जुलाई है, 1 महीना आप उसको कह सकते हैं पूरा हो गया कि परिणाम आए हुए और मतलब गठन हुए एनडीए का। उसका इस 1 महीने में राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया है। एक पल भी राहुल गांधी आराम की मुद्रा में नहीं आया कि चलो ठीक है चुनाव हो गया, अब हम आराम करते हैं थोड़ा समय, सरकार को भी थोड़ा काम करने दिया जाए, बनी गई है इनकी तो। लेकिन राहुल गांधी एक पल भी चैन से बैठे नहीं है। राहुल गांधी की वही सक्रियता बनी हुई है जो लोकसभा चुनाव में थी, ये लोकसभा चुनाव से पहले थी, उनकी भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान थी। उसी तरीके से उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। कभी वो मजदूरों के बीच में है, कभी वो किसानों के बीच में है, कभी वो लोको पायलट के बीच में है, कभी वो हाथरस जाकर के पीड़ितों से मिल रहे हैं, कभी वो छात्रों से मिल रहे हैं, नीट के जो छात्र हैं जिनको परेशानी हो रही है उनसे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ मतलब उनकी प्रक्रिया जो लगातार थी वो अनवरत जारी है, एक पल का भी आराम नहीं है उनको। मोदी जी तो खैर चुनाव होती तुरंत इटली चले गए थे घूमने के लिए, उनको बुलाया भी नहीं गया था G7 की बैठक में। लेकिन चूँकि चुनाव हो गया था और जीत की खुशी थी मोदी जी को कि प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो घूमने के लिए चले गए थे चुनाव होते ही। तो वो तो आराम करते ही नहीं है मोदी जी, तो कभी छुट्टी ली नहीं उन्होंने 10 सालों में, तो छुट्टी मनाने के लिए गए थे 10 साल के बाद मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी कहीं भी जो थे वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में है, संसद में है और सड़क पे है। तो ये जो सियासी तूफान आने वाला है तो ये इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब जो कहा उन्होंने संजय राउत ने कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जो है वो आश्वस्त हैं किस तरीके को लेकर के, वो साफ इशारा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही इशारा उनका भी था, लालू प्रसाद यादव का भी इशारा यही था कि जो बजट सत्र आ रहा है सर मित्रा जी, और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू आकर के मिले हैं, 6 मंत्रियों से आकर के मिले हैं, प्रधानमंत्री को भी एक लंबी सूची सौंप करके गए हैं, नितिन गडकरी को लंबी सूची सौंपी है, मनोहर लाल खट्टर को सौंपी है, शिवराज सिंह चौहान को सौंपी, मतलब कई मंत्रियों को 6 मंत्रियों से मिले हैं। और वो अपने राज्य की समस्याएँ और अपने राज्य को उनके के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं वो सूची सारी अपने मंत्री मतलब मांगों की सौंप करके गए हैं। यानी इसका मतलब स्पष्ट संदेश दे करके गए हैं चंद्रबाबू नायडू कि हमको ये धनराशि चाहिए केंद्र सरकार से समर्थन के एवज में। दूसरा, कल उन्होंने सर मित्रा जी यानी मोदी जी से मिलके गए, उसके अगले दिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है वो मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार में शरीक है और चंद्रबाबू नायडू की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ने घोषणा कर दी है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलता रहेगा। अब मोदी जी पूरे चुनाव के दौरान जो मुस्लिम आरक्षण लेकर के चिल्ला रहे थे, अब जवाब मोदी जी को देना है। तो यानी चंद्रबाबू नायडू ने अपनी प्लानिंग स्पष्ट कर दी और चंद्रबाबू नायडू ने अपने एग्जिट होने के रास्ते तैयार कर लिए।
इसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी अपने एग्जिट होने के रास्ते तैयार कर लिए हैं कि उन्होंने आकर के उन्होंने यहाँ दिल्ली में अपनी बैठक करी, अपनी कार्यकारिणी की, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो कि बताए जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से अमित शाह के बहुत नज़दीकी हैं, उनको ही अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और फिर ये संदेश दे दिया कि भाई हमने आपके मन का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, हमारी मांगे उसको पूरी करो, चूँकि हमको चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है। तो कुल मिला के संकट जो है वो दोनों तरफ से है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं लगातार बिहार में पुलों के गिरने को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर के, यानी कि देश के अंदर समिता जी कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चीज़ें खराब हैं और एनडीए के अंदर भी खराब है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। इधर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार सड़क पे है, संसद में है और मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के बीच में हैं, तो ये एक संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि राहुल गांधी बैठे नहीं हैं, राहुल गांधी जो है वो शांत नहीं हुए। राहुल गांधी लगातार अभी भी उसी मोड में है जिस मोड में वो आज से साल भर पहले थे या 2 साल पहले थे राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी की अपनी प्रक्रिया जो लगातार जारी है। इसका मतलब समिता जी ये है कि अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा, उनका दावा है ये, मुझे भी यही लगता है समिता जी, जब ये सरकार गिरेगी तो मध्यावधि चुनाव की कोई स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि नई सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में गिरेगी। अब वो सरकार अगस्त में गिरती है कि साल भर में गिरती है कि 6 महीने में गिरती है कि महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव होने के बाद गिरती है, ये हो सकता है परिस्थितियाँ किस तरीके से तैयार होती हैं उनको समय लगेगा। तो हो सकता है अगस्त में गिर जाए जैसे लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, और अगस्त में इसलिए भी संभावनाएँ हो सकती हैं समिता जी चूँकि मामला सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपने सहयोगियों के साथ खटपट हो रही है और वहाँ चुनाव है, सितंबर में वहाँ चुनाव होना है, तो अगस्त जो इसीलिए समझा जा रहा है कि शायद ये सरकार अगस्त में गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी भी खटपट की खबरें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे को सैक करना चाहती है। तो ये जो परिस्थितियाँ सब मिला कर बन रही हैं बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने मथा हुआ है, उससे ये साफ संदेश लग रहा है कि परिस्थितियां तो भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के पक्ष में फिलहाल नहीं है। अब वो कब तक उनका भाग्य साथ दे रहा है ये एक अलग मसला है कि कब तक उनको भाग्य साथ देता है, वो कब तक उसको सरकार को खींच के ले जाते हैं, या कब तक जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के स्वार्थ पूरे होते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है, वो कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन अगर दोनों को अपने राज्यों में राजनीति करनी है समिता जी, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, तो उनको ये प्रहसन तो करना पड़ेगा कि वो मोदी जी से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और राज्य के भले के लिए केंद्र से वो पैसा चाहते हैं जो राज्य के भले के लिए आए पैसा। अब वो हम लोग सब जानते हैं समिता जी, जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कमीशन जो है विकास कार्यों में ही होती है और मिट्टी डालने में तो सबसे ज़्यादा कमीशन होती है। मतलब बताया ये जाता है कि 50% तक कमीशन जो है वो मिट्टी डालने के कामों में होती है। ये जो लोग जानते हैं ठेकेदारों को किस तरीके से काम होते हैं सब विकास के, उन सबको ये सब मालूम है कि जो टेबल के अंदर से चलता है वो किस उस तक जाता है। तो ये सिर्फ विकास का ही मसला नहीं है, ये अपने विकास का मसला भी है और चुनाव भी है, तो उस चुनाव के विकास के लिए भी चाहिए पार्टी को जाना है। तो ये सब मिलाकर जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ये प्रहसन ये किए जाएंगे कि हम लड़ रहे हैं, और यही जो है अगर मोदी जी जो है या केंद्र सरकार जो है अगर इन राज्यों को पैसा नहीं देती है तो फिर ये एक बहाना भी बनाया जाएगा, चूँकि विपक्ष जो है वो बहुत हमलावर है दोनों जगहों पे कि भाई आप जब उनके साथ शामिल हो गए तो अपने राज्य की भलाई के लिए जो आपकी मांगे नहीं हैं उन पर तो आप कराइए, इससे आपने दिया क्यों है इनको समर्थन? भाई आपकी मजबूरी क्या है इनको समर्थन देने की? क्योंकि आप दोनों जो है वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो, आप भारतीय जनता पार्टी वाली तो राजनीति करते नहीं रहे। आपका दावा ये रहा है कि आप सेकुलर राजनीति करते हैं, आपकी लिबरल राजनीति, आपकी सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। और नीतीश कुमार तो मोदी जी के सामने बैठ करके कह रहे थे कि हम सरकार में थे तो हमने दंगे नहीं होने दिए और क्या क्या नहीं होने दिया, सारी बातें मोदी जी के सामने कह रहे थे चुनाव में जी, उनके सामने। तो आपके जो दावे हैं कि आपने सब दंगे नहीं होने दिए, आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर राजनीति करते हैं, मुसलमान भी आपको वोट देता है, दिया भी है नीतीश कुमार को मुसलमान ने वोट काफ़ी जगहों पे, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने सब किया है तो जो दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार जो कर रही है तो उसके पापों में फिर आप कैसे शरीक नहीं हैं? उसके जो पाप गिने जाएंगे उसमें आपकी भी हिस्सेदारी होगी। तो ये एक तरीके से बचाव का रास्ता खोजा जा रहा है। अब ये बचाव जिस दिन दबाव बढ़ जाएगा और तनाव ज़्यादा हो जाएगा उसी दिन ये सरकार जो है वो गिर जाएगी, ये समझा सकता है। अब वो अगस्त में भी गिर सकती है, सितंबर में भी गिर सकती है और कल भी गिर सकती है। सर्वोत्ता जी हो सकता है 5 साल के बाद ही गिरे, कभी भी गिर सकती है। लेकिन ये सरकार अस्थिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर्वोत्ता जी।
जी, बिल्कुल सरकार अस्थिर है और कमजोर है, ये बार बार साबित हो रहा है। तभी इसके गठन के साथ ही इसके गिरने की बातें शुरू हो गई हैं। अभी तक जब 10 साल बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, तब तो ऐसी बात उठने का सवाल ही नहीं उठता था और मोदी को भी किसी बड़े क्रांतिकारी नेता की तरह ही लोग देखते थे। लेकिन इन चुनाव में जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार मोदी जी ने कांग्रेस के खिलाफ गैर जरूरी मुद्दे उठाते हुए किया और जनता के मतलब की एक भी बात नहीं की, उससे समझ में आ गया कि मोदी जी के पिटारे में अब कुछ ऐसा है नहीं जिसके बूते वो अच्छे दिन लाने का वादा कर सके। वो केवल कांग्रेस को कोस सकते हैं और 70 साल पुरानी बातों को निकाल सकते हैं, 50 साल पुरानी बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आज की बात और आने वाले कल की बात करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी की के नेतृत्व पर भी लोगों का भरोसा घटता गया और शायद इसीलिए बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। हम जिस सियासी तूफान की बात कर रहे हैं उसको लाने में काफी हद तक हाथ खुद मोदी जी का भी है, क्योंकि उनको सत्ता के पूरे 10 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं और इसी का नतीजा रहा कि विपक्ष को मजबूत होने का और उन मुद्दों को उठाने का मौका मिला जिनसे जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है। मोदी जी ने ये तो कह दिया कि मैं तीसरी बार मैं ही आऊंगा झंडा फहराने, लेकिन अब इधर लालू जी जो कह चुके हैं कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गिरने का सिलसिला 15 अगस्त के पहले होता है या बाद में होता है, मोदी जी की तमन्ना पूरी होती है या नहीं होती है, ये खैर बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी इस समय जिस तरीके से पूरे देश में एक जो संदेश दे रहे हैं, डरो मत और डराओ मत। अभी तक उनका डरो मत वाली बात चलती थी, उसके पहले वो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, अब उन्होंने डरो मत और डराओ मत ये दोनों बातें वो एक साथ बोलने लगे हैं। इसका मतलब कि विपक्ष जो है वो जनता के साथ हर कदम पर खड़ा है और वो किसी भी किस्म से उसको आतंकित नहीं करेगा, बल्कि उसका साथ देकर उसका साथ पाएगा। ये राहुल गांधी का संदेश है इंडिया गठबंधन के भी सभी दलों के लिए और जनता के लिए भी। राहुल गांधी ने अभी जो गुरु तेग बहादुर नगर में जिस तरीके से जो मजदूरों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में, इसको देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत बनाने वालों को, भारत बनाने वाले यहाँ इन्वर्टेड में है, इनको भयंकर कष्ट झेलना पड़ रहा है। मजदूर एक दिन की कमाई से 4-4 दिन घर चलाने को मजबूर हैं, बचत के नाम पर एक पाई नहीं और ब्याज भरने की चिंता में वो पेट काटकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। जीटीबी नगर में रेहड़ी पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों से मिलकर उनके जीवन संघर्ष को करीब से जानने का मौका मिला। जो भविष्य का भारत बना रहे हैं, उनके अपने परिवार का भविष्य खतरे में है। भारत के मेहनतकश श्रमिकों को उनका पूरा हक, सुरक्षा और सम्मान दिलाकर रहूंगा, ये संकल्प है। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो जीटीबी नगर में रेहड़ी पटरी वालों और मजदूरों के बीच पहुंच गए थे और उसका जो वीडियो आया अमलेंदु जी, उसमें दिख रहा है कि वो वहीं फुटपाथ पर बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं और उनको पूछ रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आप लोग कैसे कमाते हैं, एक दिन की कितनी कमाई होती है। और वहां पर जो जवाब मिला वो वाकई बहुत दर्दनाक है कि हमको यही एक चिंता यही है कि आज भरपेट खाना मिल जाए, फिर कल मिलेगा कि नहीं। एक मजदूर ये भी कहते हुए सुना गया कि जब आपकी सरकार थी तो हम लोगों को रोज काम मिल जाता था, लेकिन अब नहीं। और राहुल गांधी इस पर पूछते भी कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब तो अमलेंदु जी विकास की बात है, वही विकास जिसका ढोल मोदी जी पीटते आए। लेकिन उनके सत्ता के 10 साल बाद अगर मजदूर ये कह रहे हैं, लोको पायलट्स पर तो बीजेपी ने अपना एक वीडियो बना दिया और ये बता दिया कि ये राहुल गांधी ने रील बनाई थी, इस पर बीजेपी कोई काउंटर क्यों नहीं कर पाई। और लोको पायलट्स का भी सच सामने आ गया, क्योंकि वहां भी एक जो जिन लोगों से मुलाकात की उन लोगों ने भी अपना वीडियो जारी कर दिया है कि राहुल जी आए थे और हमसे पूछा और हमको बताया कि हमने उनको बताया कि हम किस कंडीशन में काम करते हैं, कितने दिन हमको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, बिल्कुल आराम नहीं मिलता और कितने मुश्किल में हम फंक्शन करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई, यहाँ मजदूरों ने भी जो बताया। उधर अहमदाबाद में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि किसानों की जमीन छीनी, इसीलिए अयोध्या ने उनको जो है हराया है। मतलब वहां पर हर जगह जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, उसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी कब इनकी बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो गरीब और अमीर दो ही जातियां थी, लेकिन उनके अभी तक की बातों में, कामों में तो ये नहीं दिख रहा है कि वो इन दो जातियों को, मतलब एक जाति के लिए तो उनका बिल्कुल जो पक्षपात है वो साफ नजर आता है, दूसरी जाति के लिए वो कब काम करते हुए दिखेंगे। देखिए समृता जी, जैसे आपने कहा कि मोदी जी जो है वो तो दो जातियां, उनमें से एक जाति के लिए काम करते हैं और जातिवाद फैलाते हैं मोदी जी अच्छे तरीके से। यानी मोदी जी का जो जातिवाद है अमीर और गरीब वाला, तो मोदी जी अमीरों के पक्ष में काम करते हैं और अमीरों के पक्ष में जम के जातिवाद फैलाते हैं। ये तो बात एकदम साफ है, चूँकि उनकी नीतियाँ जो हैं, मतलब मोदी जी की कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कह लीजिए, चाहे एनडीए सरकार कह लीजिए, चाहे मोदी सरकार जो भी है, मतलब सरकार की जो भी नीतियाँ हैं वो
पूंजीपतियों के और ख़ासतौर से कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के पक्ष में उनकी नीतियाँ सारी होती हैं, और गरीबों को परेशान करने वाली, मजदूरों को, किसानों को परेशान करने वाली वो नीतियाँ उनकी होती हैं। ये तो एकदम से स्पष्ट है। दूसरी बात ये समिता जी कि राहुल गांधी जिन लोगों से जाकर के मिले, तो जिस व्यक्ति के बराबर में वो बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति से हमारे ही संवाददाता हैं इकरार, उन्होंने कल जाकर के बात की थी, वो वीडियो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है और लोग सुन सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। मतलब बता रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक आए और राहुल गांधी को हमने बैठाने की कोशिश की कहीं ठीक से बैठ जाए, लेकिन राहुल गांधी हमारे ही बीच में बैठ गए बिना किसी संकोच के। और कल भी हम लोगों ने दिखाया था समिता जी कि जब वो जाते हैं हाथरस तो वहाँ उनके लिए स्टूल रखा जाता है, स्टूल को अलग रख देते हैं, जहाँ नीचे लोग बैठे हुए हैं पीड़ित के परिजन, वहीं भी जाकर के वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी यानी जनता के बीच, जनता के जाकर के उनके आदमी होकर के बैठ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। फिर जाते हैं मजदूरों के साथ कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। क्या आप इस तरीके को कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, या आप अमित शाह को लेकर के, या भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता को लेकर के कर सकती हैं कि इस तरीके से हो? हमारे संवाददाता इकरार ने जब बातचीत की तो एक मजदूर उनमें से कह रहा है कि भाई हमारे बीच तो कभी कोई नहीं आया था, राहुल गांधी ही हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने हमारी बातें आकर के सुनी, हमारी समस्याएं सुनी और सब कुछ पूछा उन्होंने कि आप कैसे काम करते हैं, कितनी मजदूरी मिलती है, कितने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई बच्चों की सब कुछ होती है। सारी समस्याएँ उन्होंने समझी और वो कह रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं आया। अब जो वो मजदूर कहता है कि साहब आपकी सरकार थी तो हमको काम मिलता था, अब सर नहीं मिलता है। समिता जी, हम लोग नोएडा में जहाँ बैठ कर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ हमारा स्टूडियो है, आप देखिए नोएडा से और ग्रेटर नोएडा के बीच में जो 40 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें सैकड़ों बिल्डिंग्स जो हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, वो ऐसी खड़ी हुई हैं जो यूपीए सरकार में बनना शुरू हुई थी, खड़ी हो गई, स्ट्रक्चर उनके खड़े हो गए, फिनिशिंग का काम होना था, दीवारें खड़ी होनी थी, सारे काम होने थे, लेकिन वो जिस स्थिति में आज से 10 साल पहले थी, उसी स्थिति में आज खड़ी हुई हैं और तमाम बायर्स का पैसा मारा गया है, तमाम लोगों को परेशानियां हुई हैं वो अलग, और लोगों के रोज़गार छिने वो अलग। कौन इसके लिए दोषी है? ऑफ द लाइन अगर आप किसी बिल्डर से बात कीजिए जिनकी वो बिल्डिंग्स खड़ी हैं, उनसे भी अगर बात कीजिए, उनका कहना है कि नोटबंदी लागू होने के बाद ये इस सेक्टर में ज़बरदस्त तबाही आई। और समित्रा जी, एक तरीके से कहा जाए कि सरकारी सेक्टर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सेक्टर था तो वो सेक्टर कंस्ट्रक्शन का ही सेक्टर था, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलते थे। यानी कि वो रोज़गार, ये सिर्फ नुकसान बायर्स का नहीं हुआ जिनके पैसे फंस गए, ये उनका नुकसान नहीं हुआ जो बिल्डर्स थे, उनकी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वो काम नहीं हो पा रहा, ये नुकसान उन मज़दूरों का भी हुआ जो वहाँ काम करते थे। और फिर जब वो बिल्डिंग बन जाती तो वहाँ 100 तरीके के और काम होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बन गई तो कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस है, उसमें मरम्मत के और सारे काम हैं, सफाई का काम है, गार्ड हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें होती हैं। यानी कि वो ट्रिकल डाउन की थ्योरी जो है, फिर उससे रोज़गार और जनरेट होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि 1000 जो बिल्डिंग यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही खड़ी हुई हैं, ये अगर बन गई होती तो कितने लोगों को अपनी छत मिल गई होती और कितना नया रोज़गार, ये स्थायी रोज़गार एक तरीके से होता, वो जनरेट होता, जो कि इस सरकार ने तबाह कर दिया। तो वो मजदूर यही बात कह रहा है कि आपकी सरकार थी तो हमको रोज़गार मिलता था और अब जो है वो रोज़गार नहीं मिल रहा। वो ये भी बता रहा है कि 8 दिन जो है हमको काम मिलता है और उसमें भी बहुत सी जगह पैसे मारे जाते हैं और महीने भर में हमें सिर्फ 8 दिन काम मिलता है, उसके बाद हमें काम नहीं मिलता। तो यानी जो इसमें संकट है वो है। दूसरा समिता जी, यहाँ एक बात और समझ में आ सकती है कि जो मनरेगा था उसने किस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्टअप किया और उसका प्रभाव जो था वो देश की अर्थव्यवस्था पे ये पड़ा कि जब मजदूर के जेब में पैसे होते थे और 100 दिन उसको रोज़गार मिलता था तो उसकी शहर में आकर के लेबर बनने की जो थी वो थोड़ी निर्भरता कम हो जाती थी और इसलिए फिर रोज़गार के लिए जो लेबर चौक है उस पर मारामारी थोड़ी कम होती थी और इसका हमने अच्छे से असर देखा और अर्थव्यवस्था भी जो थी हमारी वो ठीक रही, मतलब अर्थव्यवस्था हमारी तरक्की पे थी। मिडिल क्लास को भी उसमें फ़ायदा ये हुआ था कि हमने देखा कि जितने मकान बने मिडिल क्लास ने लिए, चाहे वो लोन पे लिए, गाड़ियाँ आई, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट में नौकरियाँ मिली, वो सब भी उसी समय मिली। वो नौकरियाँ आज नहीं है उस मिडिल क्लास के लिए भी, जो सुबह से शाम तक मोदी रखता रहता है वो मिडिल क्लास। हालांकि अब वो काफ़ी अंधभक्ति में कमी आई है और काफ़ी ज़्यादा अब वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने जो है वो गरीबों से लेकर के मिडिल क्लास तक का सबका कबाड़ा किया है और कुछ खास पूंजीपतियों को फ़ायदा किया। ये अब बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। लेकिन वो मजदूर समिता जी, जिसको मुझे लगता है कोई अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं होगी कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और राजनीति और अर्थव्यवस्था का क्या गठजोड़ है या किस तरीके से उनका संबंध है, जिसकी उसको समझ नहीं होगी, वो एक बड़ी साधारण सी बात जो है सामान्य तौर पे कहा जाता है कि आपकी सरकार थी तो हमको रोज़गार मिलता था, अब हमको रोज़गार नहीं मिलता है।
बहुत बड़ी बात एक साधारण से व्यक्ति ने राहुल गांधी से कह दी, और मुझे लगता है कि इसमें इस देश की अर्थव्यवस्था का मर्म छिपा हुआ है और इस सरकार की नीतियों का भी मर्म छिपा हुआ है कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। सुमित्रा जी बिल्कुल। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हुई है ये हम सब ने भुगता ही है, जो एक मिडिल क्लास है, चाहे केवल हायर मिडिल क्लास जिसको बोल सकते हैं, या जो कुछ 2% 4% अमीर हैं, पूंजीपति हैं, उनके जीवन में उनको कोई फर्क नहीं आया। उनका जीवन अभी भी बहुत आराम से, बहुत विलासिता के साथ चल रहा है, लेकिन बाकी पूरे देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। और इसी वजह से कांग्रेस ने जो 5 न्याय का भी जो वादा किया था और उसमें जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई सबका जिक्र किया था, और बेरोजगारी को लेकर भी अभी फिर ये खबर आई है कि फिर से बेरोजगारी दर जो है वो काफी बढ़ चुकी है। तो ये धीरे धीरे, और अभी नीट परीक्षा को लेकर एक नई खबर आ गई कि वो जो कैंसिल उसको कर दिया गया, जो आज काउंसलिंग होनी थी। इधर जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है वो अभी भी उसका पूरा न्याय नहीं हुआ है। शेयर घोटाला जिसका जिक्र राहुल गांधी ने चुनाव के तुरंत बाद किया था, और उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों पर ही आरोप लगाए थे कि आपके कारण इतना बड़ा घोटाला हुआ। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण आने वाले वक्त में तूफान मच सकता है। फिलहाल तो राहुल गांधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में दौरा, जो जहां जहां पीड़ित हैं उनके बीच जाना ही सियासी तूफान ला रहा है। और इधर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ये अनुमान लगा रहा है कि मोदी सरकार के पास अब गिने चुने दिन बाकी हैं, बहुत ज्यादा वक्त मोदी सरकार के पास रह नहीं गया है, क्योंकि जो सारी घटनाएं अभी जिस तरीके से आकार ले रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें क्या कुछ हो सकता है, क्या सियासी तूफान आ सकता है, इसी पर आज हमने चर्चा की। और ऐसा लग रहा है, चर्चा का निचोड़ यही समझ में आ रहा है अमरेंदु जी, कि मोदी जी के लिए और पूरी एनडीए सरकार के लिए आने वाला वक्त वाकई बहुत चुनौतियों भरा होने वाला है। राहुल गांधी एक के बाद एक नई नई चुनौतियां पेश करने जा रहे हैं। आज गुजरात में जिस तरीके से अब और शाम तक खबरें आएंगी कि जब वो राजकोट के पीड़ितों से मिलेंगे, मोरबी के पीड़ितों से मिलेंगे, या बीजेपी का जो बयान अब राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर आएगा, उससे भी समझ में आएगा कि बीजेपी राहुल गांधी के गुजरात दौरे को किस तरह से देख रही है। और परसों जो मणिपुर जाने की उनकी जो खबरें हैं, उसके बाद तो शायद मोदी जी के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मणिपुर में इस बार कांग्रेस को दोनों सीटें मिली, और संसद में जिस तरीके से मोदी जी के भाषण के वक्त मणिपुर के नारे लगे, उससे बीजेपी बहुत परेशानी हुई। और परेशानी का नतीजा था कि राहुल गांधी का अलग से वीडियो बनाकर उसको लीक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत कठिन दिख रही हैं। हम बात कर रहे थे कि देश में आ सकता है सियासी तूफान। इस सियासी तूफान की ओर लालू प्रसाद जी ने इशारा किया, संजय राउत जी ने इशारा किया। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। देखते रहिए डीबी लाइव, बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।